नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र का। अब तक हम लोगों ने इस कविता का लगभग आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ में आ जाए। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग इस कविता को बिल्कुल समाप्त करेंगे और इसके जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी हम लोग सीखेंगे और उससे अपने रजिस्टर में किस ढंग से करने वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले कि जब भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो भाई जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने का कारण आप जानते हो कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उस समय गांधी जी के साथ यानी कि उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, सक्रिय भूमिका निभाई थी और उसी की वजह से वो जेल में बंद हैं। लेकिन जेल में बंद तो हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि रात में एक बार बारिश आती है, वर्षा होती है और उस वर्षा के कारण से जो वातावरण का जो सुहावना वातावरण होता है, एक तरह से सुंदर वातावरण होता है, उस वातावरण की वजह से उसे अपने घर के लोग एक एक करके याद आ जाते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर ये बताया था कि वह अपने पिताजी की याद करता है कि मेरे पिताजी जब गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर खूब मुकदर हिला लेकर जब वो नीचे आए होंगे, जबकि नैन जल छाए होंगे, यानी कि उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे, क्योंकि वहाँ सभी मेरे भाई और बहनों को उन्होंने बात करते हुए देखा होगा। लेकिन पांचवा जो मैं उनका बेटा हूँ वो इस समय जेल में बंद बैठा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ ना पा करके वो रोने लगे होंगे। जब मेरी माँ ने उनको देखा होगा तो मेरी माँ ने उन्हें समझाया होगा कि भाई वो जेल में गया है तो अच्छा ही है, वो तुम्हारे ही बताए हुए मार्ग पर समझ करके आगे गया है। अगर वो नहीं जाता तो मेरे कोख को लज्जित करता है और तुम इस तरह से क्यों कच्चे हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। अगर तुम इस तरह से रोओगे तो तुम्हें देख करके जो और बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे। तो पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए और अपने अंदर की पीड़ा को अंदर ही अंदर सहन करते हुए कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। और अंदर ही अंदर उस समय उन्होंने अपने अंदर कितने दुख को सहन करा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, ठीक है, मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ मैं अपने धैर्य को खो रहा हूँ। इस तरह वो बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर जो कवि है, ये कविता जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो सावन है उसको संबोधित कर रहा है कि हे सजीले हरे सावन, कि हे सजे धजे हरियाली से युक्त सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पवित्र पुण्य पावन। पावन का मतलब पवित्र होता है, पुण्य मतलब भी पवित्र होता है। कि हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांच वे को वे ना तरसे। कि तुम चाहो जितना बरस लो, तुम चाहो जितनी वर्षा कर लो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तुम्हारे बरसने से मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए और वे मुझे याद करके वो बरसने लग जाए, अर्थात वो रोने लगे। तो इस चीज़ के लिए तुम सावधान रहना, सचेत रहना कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांच वे को वे ना तरसे। इन पंक्तियों को आप समझने की कोशिश करो बच्चों कि साहित्य के अंदर एक परंपरा होती है कि जो निर्जीव बादल हैं, सावन हैं, उनको एक संदेश वाहक, एक मैसेंजर के रूप में उसको बना करके और वो भेजते हैं और अपने परिजनों को अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं। ये एक परंपरा रही है। तो यहाँ पर कवि जो है जेल में बंद है और सावन यानी कि बादल बरस रहे हैं, तो उनको संबोधित कर रहा है, उन्हें एक संदेश वाहक के रूप में क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि हे सजीले, हे सजे धजे हरियाली से युक्त हे सावन, हे मेरे पुण्य पवित्र सावन, तुम चाहो जितना बरस लो, तुम चाहो जितनी बारिश कर लो, लेकिन ऐसा ध्यान रखना कि तुम्हें देखकर या तुम्हें बरसता हुआ देखकर और मेरे पिताजी मुझे याद करके बरसने ना लगे, अर्थात वो दुखी होकर के रोने ना लगे। इस चीज का तुम ध्यान रखना, ठीक है। और मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है,
किंतु यह बस एक बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। आगे वो कहता है कि हे सावन, इस चीज का ध्यान रखना कि जब तुम वहां जाओ तो मेरे पिताजी से यही कहना कि मैं मजे में हूं और बिल्कुल सही हूं। मैं इस समय जेल में बिल्कुल मजे में हूं, अच्छे से हूं, सही हूं, बिल्कुल अच्छे ढंग से रह रहा हूं, घर नहीं हूं, बस यही है। बस इतनी सी बात है कि मैं इस समय घर में नहीं हूं, इससे ज्यादा कुछ अधिक बात नहीं है। लेकिन अचानक ही कवि को फिर याद आता है, क्या कहता है, किंतु यह बस बड़ा बस है। कहने को तो ये बस केवल कहने मात्र के लिए बस इतनी सी बात है, जेल में बंद है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बस के अंदर ही बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, क्योंकि इसी बस की वजह से, इसी बस में सब विरस हैं, और इस बस के कारण ही, इस बस शब्द के कारण ही आज सभी लोग जो हैं रसहीन हैं, आनंदहीन हैं, बिल्कुल विरस हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई मैं इस समय बस जेल में बंद हूँ, लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि मेरे जेल में होने की वजह से, मेरे घर में ना होने की वजह से घर के सारे लोग क्या हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है बस इतनी सी बात है कि मैं जेल में हूं, मजे में हूं, लेकिन ये बस एक बहुत बड़ा बस है, क्योंकि इस बस में सब विरस हैं, सब आनंद रहित हैं, रसहीन हैं, क्योंकि वो सब मेरे घर में ना होने की वजह से वो सब के लोग क्या है, दुखी हैं, पीड़ित हैं। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। आगे जो है वो बादलों को, सावन को फिर संबोधित करते कहता है कि हे सावन, ये ध्यान रखना कि उनसे यह ना कहना, उन्हें कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे बारे में मत बता देना जिससे कि मेरे पिताजी दुखी हो जाएं। इसलिए उन्हें देते धीर रहना, तुम उन्हें धैर्य देते रहना। धीर का मतलब धैर्य, तुम उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें सांत्वना देते रहना, उन्हें उनका जो उत्साह है वो बढ़ाते रहना कि हे बादल, हे सावन, तुम ये ध्यान रखना कि तुम मेरे बारे में या मेरे यहाँ जो मेरी स्थिति है इसके बारे में कुछ भी मत कहना, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें बस धैर्य और सांत्वना देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उनके पास जाकर तो तुम सिर्फ इतना ही कहना कि मैं यहाँ जेल में रहकर भी खूब लिख रहा हूँ और खूब पढ़ रहा हूँ, अर्थात यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं खूब लिखाई पढ़ाई यहाँ पर कर रहा हूँ कि हे सावन, हे बादल, मेरे पिताजी से जाकर तुम कभी भी कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना जिससे कि वो दुखी और पीड़ित हो जाएं। बस उनसे यही कहना और उन्हें धैर्य देते रहना कि तुम्हारा जो भवानी है वो जेल में ठीक है, अच्छे से है, मजे से है और खूब लिख रहा है, खूब पढ़ रहा है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, और कहना कि यहाँ जेल में रह करके भी मैं खूब अच्छा काम कर रहा हूँ, खूब अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, जिससे कि मैं तुम्हारे नाम को क्या कर रहा हूं, रोशन कर रहा हूं। नाम करता हूं कि कहना कि मैं अपने व्यवहार, अपने आचरण से और अपने काम से मैं तुम्हारे नाम को खूब रोशन कर रहा हूं, मैं तुम्हारे नाम को खूब बड़ा कर रहा हूं। ऐसा ही कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक कहना, और यह कहना कि यहां जेल में रह करके भी लोग जो हैं मुझे बहुत चाहते हैं। कहना कि तुम्हारे बेटे भवानी को जेल में बहुत से लोग चाहते हैं। ठीक है ना, मत करो कुछ शोक कहना, और उसके जेल में जाने की वजह से तुम किसी तरह का शोक या दुख मत करो कि हे सावन, मेरे पिताजी को तुम केवल सांत्वना देना, तसल्ली देना, उन्हें मेरे बारे में जो वास्तविक स्थिति है उससे परिचित मत कराना, उन्हें मेरे बारे में असत्य बातें ही बताना, उनसे ये कहना कि मैं जेल में बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ, खूब काम करता हूँ और अपने व्यवहार से, अपने आचरण से तुम्हारा नाम जो है वो रोशन कर रहा हूं, तुम्हारे नाम को बड़ा कर रहा हूं। यही कहना और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं, और वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और कहना कि मैं यहाँ इस जेल में इस समय बिल्कुल मस्त हूँ, आनंद हूँ और कातने में व्यस्त हूँ। कातने का मतलब है कि आज़ादी पाने के लिए गांधी जी ने जो चरखा कातने की, चरखा चलाने के लिए देशवासियों के सामने आह्वान किया था, तो गांधी जी की उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं जेल में भी चरखा कातने में हमेशा क्या रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ और बिल्कुल मस्त रहता हूँ। और वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ पर मैं ढेर सारा खूब भोजन खाता हूँ, और यही कारण है कि मेरा यहाँ 70
70 सेर 70 किलो भोजन बढ़ गया है, यानी कि 70 किलो वजन जो है बढ़ गया है। अर्थात जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं वहाँ जो सावन है, बादल हैं, उनको संबोधित करते हुए अपने बारे में अच्छी अच्छी बताने के लिए कहता है कि मेरे बारे में सिर्फ यही कहना कि मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं जेल में रह करके भी खूब मस्त हूँ, आनंद हूँ, और गांधी जी की परंपरा को निर्वाह करते हुए, निभाते हुए मैं चरखा काटने में हमेशा व्यस्त रहता हूँ, खूब खाता हूँ, बहुत सारा भोजन मुझे यहाँ खाने को मिलता है और मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट मजबूत हो गया हूँ। 70 किलो मेरा क्या हो गया है, वजन हो गया है, ठीक है ना। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और मैं यहाँ खूब कूदता हूँ, खूब खेलता हूँ, खूब भागदौड़ करता हूँ, और मैं दुखों का जो सामना है वो डट कर के करता हूँ, मैं दुख डट कर ठेलता हूँ। मैं जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें डट करके उन दुखों का, कष्टों का क्या करता हूं, मैं सामना करता हूं। इसलिए हे सावन, मेरे पिताजी से कोई ऐसी बात मत कहना, और कहना मस्त हूं मैं, यो ना कहना अस्त हूं मैं। यहां पर देखिए ये बात आ जाती है, और कहता है कि उनसे कहना कि मैं यहां जेल में बिल्कुल मस्त हूं, मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है, और यो ना कहना अस्त हूं। लेकिन ये ध्यान रख लेना, मेरे पिताजी से ये मत कह देना कि मैं यहाँ बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता हूँ। मेरे पिताजी से मेरे बारे में अच्छा ही बोलना, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं जब मेरी वास्तविक स्थिति को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए हे सजीले, हे सजे धजे हरियाली से युक्त, हे मेरे पुण्य पवित्र जो सावन, तुम चाहो जितना भी बरस लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरे पिताजी मुझे याद करके या मेरे को जेल के बारे में सोच करके वो बिल्कुल भी दुखी ना हो, इसलिए तुम उनसे मेरे बारे में अच्छा ही बोलना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है बच्चों, इसको ध्यान से समझो। यहाँ मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट करने। बीच में कविता काफ़ी बड़ी थी तो मैंने बीच में छुड़वा दिए थे आप लोगों को। अब ये यहाँ से आपको ये करना है, ये 10वें का है, इस पॉइंट को लिख करके यहाँ से आपको लिख करके ये होमवर्क करना है, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। पहले कविता का पार्ट समझो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है देखिए, हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कि हे सावन, इतना ध्यान रखना मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना, मेरे बारे में ऐसा जो वैसा ना कहना, कि ऐसी वैसी कोई बात मत कह देना कि जिससे मेरे पिताजी दुखी हो जाए या उन्हें अत्यधिक क्या हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। इसलिए हे सावन, हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कह ना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। और हे सावन, ऐसा ना कह देना कि मैं जेल में रहकर बहुत रात रात भर जागता रहता हूँ और मैं इतना दुखी और पीड़ित हो गया हूँ कि आदमी को देख कर के भी मुझे भय लगता है, आदमी से भी मुझे डर लगता है, आदमी से भागता हूं और मैं आदमी को देख करके भी उससे दूर भागता हूं। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। और ऐसा मत कह देना कि मैं यहां जेल में बिल्कुल गुमसुम रहता हूं, चुपचाप रहता हूं, ठीक है ना, खुद न समझू कौन हूं मैं। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। मेरी ऐसी दयनीय और दुखी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बारे में भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अर्थात कवि यहां पर बादलों से कह रहा है कि मेरी जो वास्तविक स्थिति है उसे मत बता देना, ठीक है ना। ये ना कह देना कि मैं जागता हूं आदमी से भागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं, खुद ना समझू कौन हूं मैं। ये मत कह देना। देखना कुछ बक ना देना, कि हे सावन ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे बारे में बक मत देना, कह मत देना मेरे पिताजी से, उन्हें कोई शक न देना और उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात कहकर उन्हें शक मत दे देना, संदेह मत देना कि मेरे पिताजी को मेरी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाए, ठीक है ना। वह मेरे दुखों के बारे में सोच करके, मेरे जेल में रहकर जो मुझे कष्ट भोगने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर, उन्हें सोच करके मेरे पिताजी रोने लगे या दुखी होने लगे। इसलिए ध्यान रखना, उन्हें किसी तरह का कोई संदेह या दुख ना देना। हे सजीले हरे
सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, 5 वे को वे ना तरसे। कि हे सजे धजे हरियाली से युक्त सावन, हे मेरे पुण्य पवित्र सावन, तुम चाहो जितनी वर्षा कर लो, जितना चाहो बरस लो, लेकिन ये ध्यान रखना मेरे पिताजी मुझ 5वें को याद करके, मुझ भवानी को याद करके वो बिल्कुल भी तरसे ना, अर्थात बिल्कुल भी दुखी और व्यथित ना हो जाए। इसलिए इन बातों का तुम ध्यान रखना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। समझ में आया ना? तो इस तरह से देखिए कितनी मार्मिक कविता है, घर के लोगों के बीच में कितना घनिष्ठ प्रेम है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं और जब कोई अपना जेल में चला जाता है तो घर के बाकी लोग जो हैं किस तरह दुखी और पीड़ित होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने मन की वेदना को, अपने मन की पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कविता के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों यहाँ ये कविता आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। कवि सावन से असत्य क्यों बुलवाना चाहता है? भाई कवि सावन से असत्य इसलिए बुलवाना चाहता है ताकि उसके पिताजी को उसकी वास्तविकता का पता ना चले और उनके पिताजी जो हैं उस वास्तविकता को देख करके दुखी और पीड़ित ना हो जाए, इसलिए वो उसे असत्य बुलवाना चाहता है। तो वापिस से भी आप सुन लीजिए, मैं इसमें से बता देता हूं आपको। देखिए क्या लिखा है कि कवि जो है अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कवि सावन से असत्य क्यों बुलवाना चाहता है? तो कवि सावन से असत्य इसलिए बुलवाना चाहता है कि उसके परिवारजन, विशेषकर पिताजी, उसके वियोग में दुखी ना हो। वह उन्हें असत्य संदेश भिजवाकर उन्हें अपनी ओर से निश्चिंत रखना चाहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि कवि अपने पिताजी को दुखी नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो सावन से असत्य बुलवाना चाहता है, ठीक है। कवि की जेल में क्या मानसिक स्थिति हो गई है? तो ये मानसिक स्थिति है। कवि की जेल में ऐसी स्थिति होगी, रात रात भर जागता है, आदमी से भयभीत हो गया है और बिल्कुल गुमसुम सा रहता है और खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो कौन है, ये इसकी स्थिति है। कवि कि जेल में क्या मानसिक दशा है? तो लिखिए, इसको मैं बोल रहा हूं, आप लोग ऐसे लिखेंगे। लिखे, कवि की जेल में मानसिक दशा अच्छी नहीं है। वह रात रात भर घर की याद करके जागता रहता है, आदमी को देखकर उसे डर लगता है, हमेशा चुप रहता है और अपने आप में खोया खोया सा रहता है। वापिस सुन लीजिए, कवि की जेल में मानसिक दशा अच्छी नहीं है। वह रात रात भर घर की याद कर जागता रहता है, आदमी को देखकर उसे भय लगता है, हमेशा चुप रहता है और अपने आप में खोया खोया सा रहता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि सावन को अपने पिता से विशेष सावधानी से बात करने के लिए क्यों कहता है? भाई क्यों कहता है? अगर वो सावधानी से बात नहीं करेंगे तो पिताजी को संदेह हो जाएगा, शक हो जाएगा और वह भवानी प्रसाद मिश्र जी को याद करके क्या होंगे? दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। तो ध्यान रखो, इसको भी लिखें आप। अगला क्वेश्चन है, गए कवि को अपने पिताजी से विशेष सावधानी से बात करने के लिए सावन से क्यों कहता है? ध्यान दीजिए बच्चों इसमें। तो इसमें लिखना है आपको, कवि सावन से अपने पिता से एक विशेष सावधानी पूर्वक बात करने के लिए इसलिए कहता है कि उसके पिता यदि उसकी उदासी और निराशा के बारे में जान जाएंगे तो वो बहुत अधिक दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कवि सावन को अपने पिता से विशेष सावधानी पूर्वक बात करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसके पिताजी अगर भवानी प्रसाद मिश्र की वास्तविक स्थिति को जान जाएंगे तो उसे देखकर वो अत्यधिक दुखी और पीड़ित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, इसलिए वो कहता है कि सावधानी से बात करें। 5वें को वे ना तरसे का आशय स्पष्ट कीजिए कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी है वो सावन को संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी मुझ 5वें अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जी को याद करके और बिल्कुल भी तरसे ना, व्यथित ना हो जाए, ये कह रहे हैं। तो लिखो इसको भी, मैं बोल रहा हूँ इसमें। कवि अपने पिता का 5वां पुत्र है और वो चाहता है कि उसके पिताजी उसके वियोग में पीड़ित ना हो, उसके पिताजी उसके वियोग में क्या ना हो? पीड़ित ना हो, इसलिए वो ये बात कहता है। तो आगे नेक्स्ट है बच्चों, ये तो समझ में आगे होंगे। भाई भवानी प्रसाद मिश्र उसका 5वां बेटा है और वो चाहते हैं कि उनके जो पिताजी है वो उनको याद करके बिल्कुल भी उनके वियोग में दुखी ना हो, तड़पे ना। ये चीज़ आपको इसमें लिखनी है।
पद्यांश का भाव सौंदर्य बताना है। तो ये भाव सौंदर्य आप बता सकते हो कि इसके अंदर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो है अपनी वास्तविक स्थिति को अपने पिताजी से छुपाना चाहता है। ये बताता है कि उसकी जेल में कैसी स्थिति हो गई है, वो जेल में रह करके जागता रहता है रात रात भर, ठीक है। इतना व्यथित हो गया है कि आदमी को देखकर ही क्या होता है, भागने लग गया है, बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, खुद को समझ में नहीं आता है वो कौन है, ठीक है। ऐसी स्थिति के जो भाव है आपको बताना है। तो लिखिए आप लोग लिखें बच्चों, मैं लिखवाता हूं। कवि सावन को संदेशवाहक बनाकर कहता है कि तुम मेरे पिताजी के सामने जेल में जो मैं कष्ट और दुख भोग रहा हूँ उसे मत कह देना। उनसे ये मत कहना कि मुझे यहाँ पर रात में नींद नहीं आती है, मुझे आदमी को देख करके डर लगता है। उनसे ये मत कह देना कि मैं गुमसुम रहता हूँ और घर की याद में कुछ खोया खोया सा रहता हूँ। यदि तुम मेरे पिताजी के सामने कुछ उल्टा सीधा कह दोगे तो उन्हें अत्यधिक कष्ट होगा और वे मेरी चिंता में डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख देंगे। फिर आगे बात करते हैं भाई पद्यांश में अलंकार बताने। तो आपने ये बिल्कुल क्लियर है भाई, वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कहना शब्द बार बार में आ रहे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ में आ रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो दो अलंकार आप लोग लिख सकते हो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। फिर इसमें आ रहा है भाषा शिल्प सौंदर्य। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि इस पद्यांश की भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, ठीक है। इसमें मधुरता, सरसता, गेयता है, तत्सम तद्भव प्रधान शैली है। इस तरह से आप लोग ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसकी जो पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न है बच्चों वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनेंगे। मैं 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है और 5 क्वेश्चन सरल हैं, आसान हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? भाई रात भर पानी गिर रहा है और उससे मन जो है उसके प्राणों से गिर रहे हैं, तो इसका क्या संबंध है? तो रात भर वर्षा होने से वातावरण कैसा हो गया है? सुहावना हो गया है। लिखते रहना आप लोग, भाई रात भर पानी गिरने से वातावरण कैसा होगा? सुहावना हो गया है। और इस सुहावने वातावरण में कवि को अपने घर के सदस्यों की बारी बारी क्या आने लगती है? याद आने लगती है, ठीक है। और उसके साथ हंसकर खेलकर बिताए दिन भी क्या हो जाते हैं? याद आ जाते हैं। और इसी कारण उसके प्राण और मन बेचैन हो उठते हैं। इस प्रकार रात भर पानी का गिरना और प्राण मन का गिरना परस्पर में संबंध हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे भाई, रात भर बारिश होने से वातावरण सुहावना हो जाता है और ऐसा होने से कवि को अपने घर के लोगों की याद आने लगती है, उनके साथ में हंसकर खेलकर बिताए हुए जो दिन होते हैं वो याद आने लग जाते हैं। इस तरह दोनों के अंदर बहुत संबंध स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई के आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा होगा? तो ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जब भवानी प्रसाद मिश्र की बहनें घर पर आई होंगी और उन्हें इस बारे में पता चला होगा कि उनका जो भाई है भवानी वो इस समय जेल में बंद है, तो जब उसके समाचारों के बारे में पूछा होगा तो वो उनको पूछकर रोने लगी होंगी। और जब बहन रोने लगी होगी तो घर के और लोग भी रोने लगे होंगे और इस तरह खुशियों से भरा हुआ जो घर है वो परिताप का घर बन गया होगा, दुखों का घर बन गया होगा। यही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। बहन बड़े उमंग से अपने मायके आई होगी। मायके आते समय उसके मन में सोचा होगा कि अपने पिता के घर जाकर अपने भाइयों से मिलूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, पुरानी यादों को ताजा करूंगी। लेकिन घर जाकर जब उसे इस बात का पता चला होगा कि 5वां भाई जेल में है, इससे उसे दुख हुआ होगा और इसी कारण मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को क्या बताया? परिताप का घर कहा है। आगे देखिए, पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो इसमें ध्यान रखिए कि एक तो बलिष्ठ शरीर और साहसी हैं, बलिष्ठ शरीर है, और संस्कारी और स्नेही हैं। लिख लीजिए, बलिष्ठ शरीर और साहसी। तो इसमें डिटेल लिख देंगे कि कवि के पिताजी 60 साल के होते हुए भी, वृद्ध होते भी वृद्धावस्था उनके ऊपर दिखाई नहीं देती है। रोजाना का नियम है वो व्यायाम करते हैं, 260 दंड बैठक करते हैं। शेर भी आ जाए तो उससे भयभीत नहीं होते हैं, साक्षात मौत आ जाए तो उससे भी वो डरते नहीं है, हिचकते नहीं है। इस तरह वह बिल्कुल बलिष्ठ शरीर है और साहसी हैं वो, ठीक है। ये चीज लिखनी है। फिर है संस्कारी और स्नेही।
कि उनके जो कवि के पिताजी हैं संस्कारी और स्नेही हैं, क्योंकि नित्य प्रति क्या करते हैं, वो भगवत गीता का पाठ करते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें हम कह सकते हैं वो संस्कारी और स्नेही भी है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। बस शब्द यानी कि ये जो आया है, घर में नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है, इन पंक्तियों के अंदर बस शब्द जो है इसकी विशेषता बताइए। तो आपने बताना है बस शब्द विशिष्ट क्रम में प्रयुक्त हुआ है। बस का जो अर्थ होता है वह होता है केवल या सामान्य, केवल या सामान्य सी बात। लेकिन इसलिए घर नहीं हूं बस यही है का अर्थ है बात इतनी मामूली सी है कि मैं घर नहीं होकर जेल में हूं। घर नहीं हूं बस यही है, इसका अर्थ है बस बात इतनी मामूली सी है कि मैं घर नहीं होकर जेल में हूं। और दूसरी बार बस शब्द का प्रयोग केवल अर्थ में हुआ है, और तीसरी बार बस शब्द के प्रयोग बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थिति और भावों में प्रस्तुत करके अलग अलग अर्थ जो हैं व्यक्त किए हैं, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति, मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। ये कि हाय ना ऐसा कहना कि ये वाली जो पंक्तियां हैं इनके बारे में आप लोगों को बताना है। जो 12 पंक्तियां हैं, ठीक है, ये जो वास्तविक स्थिति है इनके बारे में बताना है आपको। तो लिख देंगे, कवि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कारावास में बंद है। वहाँ पर उसे घर की और अपने भाइयों की याद आती है और परिणाम स्वरूप उसके मन की पीड़ा बढ़ जाती है। उसका विशेष लगाव अपने पिता से है। उनके चिंता करके पिताजी जो हैं उदास होता रहता है, इसलिए जेल में अन्य लोग उसे बेगाने लगते हैं, बुरे लगते हैं। वह उन सब से दूर दूर भागता रहता है, उनसे बात करने की बजाय एकांत में रहता है। अपने परिवारजनों की यादों में खोए रहना उसे पसंद है, इसीलिए जेल में खोया खोया सा रहता है। वह सावन के माध्यम से संदेश भेजते समय अपने परिजनों से इस मन स्थिति को छिपाना चाहता है। इस तरह से ये आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को ये कितना समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।